कहते हैं कि नरभक्षी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इंसानी मांस खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इंसानी मांस इतना स्वादिष्ट और लोकप्रिय हो जाए कि आम लोग भी इसे छाव से खाने लगें। फ्रांस की एक छोटी बुचर शॉप में कुछ ऐसा ही हुआ। शहर के बीचों बीच मौजूद एक मामूली सी दुकान के बाहर अचानक हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। दुकान के मालिक ने एक खास तरह का मांस बेचना शुरू किया था, जो इतना लजीज था कि लोग उसके लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार थे। दिन बीतते गए, लेकिन न तो भीड़ कम हुई और न ही उस मांस की दीवानगी। जिसने भी एक बार उसका स्वाद चख लिया, वह उसे कभी भूल नहीं पाया। एक दिन एक उत्सुक ग्राहक ने दुकान के मालिक विंसेंट से पूछ ही लिया, यह आखिर किसका मांस है? विंसेंट ने घबराकर झूठ बोल दिया कि यह ईरानी सुअर का मांस है। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। दुकान पर भीड़ इस कदर बढ़ी कि सड़कों पर जाम लगने लगा। कल तक तंगहाली में जी रहे कसाई अब रातों रात लाखों रुपए कमा रहे थे। इस दुकान की कामयाबी के कारण शहर की बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। लेकिन विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले तक उनकी दुकान पर एक मक्खी तक नहीं फटकती थी। ऊपर से देखने पर उनका जीवन सामान्य लगता था, पर असलियत यह थी कि वे कर्ज में डूबे हुए थे। विंसेंट मांस बेचने से पहले उसे अच्छी तरह से रगड़कर मालिश करता था। उसका मानना था कि इससे मांस का स्वाद बेहतर होता है, लेकिन ग्राहक इसे सिर्फ ढोंग समझते थे। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि वहां भीड़ नहीं होती थी और उनका समय बचता था। एक दिन कुछ उग्र शाकाहारी वीगन कार्यकर्ताओं ने उनकी दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने सोफी पर जानवरों का खून फेंक दिया और विंसेंट को बेरहमी से पीटा। ये ऐसे लोग थे जो मांस खाने और बेचने वालों से नफरत करते थे और खुद को वीगन कहते थे। लगातार हमलों ने विंसेंट को गहरे कर्ज में डुबो दिया था। उसी शाम ये कपल अपने अमीर दोस्त मार्क और स्टेफनी के घर डिनर पर गया। मार्क का भी मांस का ही कारोबार था, लेकिन उसकी कई दुकानें थीं और वह हर महीने $1 लाख कमाता था। वहां सोफी का दर्द छलक पड़ा और उसने अपनी सहेली स्टेफनी को बताया कि उनकी दुकान बंद होने की कगार पर है। स्टेफनी ने हिम्मत देने के बजाय सोफी को भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि विंसेंट निकम्मा है, उसे छोड़ देना चाहिए। मार्क ने जब विंसेंट पर हुए हमले के बारे में सुना तो उसने विंसेंट को अपनी सुरक्षा के लिए एक राइफल दी और कहा कि कम से कम इससे हमलावर डरेंगे। घर लौटते समय पैसों की तंगी और मानसिक तनाव के कारण विंसेंट और सोफी के बीच झगड़ा बढ़ गया। बात तलाक तक पहुंच गई थी। तभी विंसेंट की नजर सड़क पर जा रहे एक साइकिल सवार पर पड़ी। विंसेंट ने उसे पहचान लिया। यह वही वीगन कार्यकर्ता था जिसने उसकी दुकान तोड़ी थी। विंसेंट ने उसे सिर्फ डराने या सबक सिखाने के लिए गाड़ी पीछे की, लेकिन अनजाने में वह शख्स गाड़ी के नीचे कुचला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बुरी तरह डर गए। गाड़ी में मार्क की दी हुई गैर कानूनी राइफल भी थी। पुलिस को बुलाने का मतलब था खुद को सीधे जेल भेजना। तब सोफी के दिमाग में एक शातिर विचार आया। उसने एक सीरियल किलर की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसने विंसेंट से कहा, क्यों ना हम इसकी लाश के टुकड़े करके इसे दुकान के मीट के साथ मिलाकर बेच दें? विंसेंट पहले तो हिचकिचाया, लेकिन कोई और रास्ता न देख वे लाश को अपनी दुकान के तहखाने में ले आए। विंसेंट ने भारी मन से लाश के टुकड़े करने शुरू किए। इस प्रक्रिया में लाश का एक कान नीचे गिर गया, जिसे उनके पालतू कुत्ते ने तुरंत खा लिया। कुत्ते को वह इतना पसंद आया कि वह और मांगने लगा। विंसेंट ने दूसरा कान भी उसे डाल दिया। काम खत्म करते करते सुबह हो गई और विंसेंट वहीं सो गया। अगली सुबह जब विंसेंट की आंख खुली तो टेबल से वह मांस गायब था। उसने सोफी से पूछा तो सोफी ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने तो उसे साधारण बीफ समझकर कीमा बनाने वाली मशीन में डाल दिया और ग्राहकों को बेच भी दिया। विंसेंट के होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कल की एक महिला ग्राहक दोबारा दुकान पर आई और उसी मांस की मांग करने लगी। उसे वह स्वाद इतना पसंद आया था कि वह दीवानी हो चुकी थी। अपनी जान बचाने और राज छुपाने के लिए विंसेंट ने वहीं ईरानी सुअर वाला झूठ गढ़ा। धीरे धीरे वह ईरानी मीट पूरे शहर में मशहूर हो गया। विंसेंट ने खुद भी उसे चखकर देखा और माना कि यह वाकई लाजवाब था। सोफी ने तर्क दिया कि चूंकि वह मरने वाला शख्स शुद्ध शाकाहारी यानी वीगन था, इसीलिए उसका मांस इतना साफ, कोमल और स्वादिष्ट था। अब सोफी के मन का लालच जाग चुका था। उसने विंसेंट से कहा, क्यों ना हम और विगन्स को मारकर उनका मांस बेचें? इससे पैसे भी आएंगे और हमारी दुकान तोड़ने वालों से बदला भी हो जाएगा। लेकिन विंसेंट ने इस घिनौने विचार के लिए उसे डांट दिया। कहानी आगे बढ़ती है। अगले ही दिन विंसेंट और सोफी की बेटी लोई अपने बॉयफ्रेंड लुकस को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए घर लाती है। विंसेंट को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दामाद के स्वागत के लिए विंसेंट सुबह से किचन में मेहनत करता है और अपने हाथों से खुद उन दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल खाना बना के टेबल पर सर्व करता है। लेकिन जैसे ही विंसेंट बड़े प्यार से खाना लुकस की प्लेट में परोसने लगता है,
वह लड़का हाथ आगे करके खाना खाने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह मीट नहीं खाता। विंसेंट को यह देखकर गहरा झटका लगता है और उसे समझ आता है कि लुकस भी एक कट्टर वीगन है। इसे देखकर बेटी लोई भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है और खाना खाने से मना कर देती है। इसके बाद वे दोनों गुस्से में डिनर टेबल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड का यह बर्ताव देखकर विंसेंट का खून खौलने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस लड़के ने न सिर्फ विंसेंट के प्यार का अपमान किया था बल्कि उसकी पूरी सुबह की मेहनत पर पानी फेर दिया था। विंसेंट का वीगन्स के प्रति छिपा हुआ गुस्सा अब बाहर आ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद सोफी बिल्कुल सही कह रही थी। इन वीगन्स में बहुत घमंड होता है और इन्हें इस दुनिया में होने का कोई हक ही नहीं है। अब विंसेंट पूरी तरह से सोफी के प्लान में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर अपने अगले शिकार की प्लानिंग करते हैं। वे एक बड़े वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां बैठकर रेकी करते हैं। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला करते हैं। उनका प्लान बहुत ही सिंपल और सीधा था। पहले उस आदमी का पीछा करके उसे सूने रास्ते पर मारना है और उसके बाद उसकी बॉडी को दुकान के तहखाने में लाकर पीस करके या ग्राइंड करके ईरानी पिग के नाम से कस्टमर्स को बेचना है। रात के वक्त जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो वह मालिक अपनी दुकान से बाहर निकलता है। मौका देखते ही विंसेंट अपनी मीट शॉप से लाया हुआ तेज धार वाला चाकू अपनी जेब में छुपाकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सुनसान गली में विंसेंट जैसे ही उस आदमी के बिल्कुल करीब पहुंचता है और चाकू निकालता है, अचानक विंसेंट के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अंदर से एक कसाई तो था लेकिन कोई प्रोफेशनल मर्डरर नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वह एक जिंदा इंसान पर चाकू चला सके। डर और घबराहट के मारे विंसेंट उसे बिना मारे ही वहां से उल्टे पैर भाग खड़ा होता है। जब वह खाली हाथ सोफी के पास लौटता है और अपनी नाकामी के बारे में बताता है तो सोफी निराश हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह कहती है कि कोई बात नहीं, हमें अभी जिंदा बंदों को मारने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए अगले दिन ये दोनों पति पत्नी वीगन्स के एक बड़े प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। वे वहां जाकर खुद को जानवरों का मसीहा और कट्टर वीगन बनने का नाटक करने लगते हैं। लोगों की भीड़ में वे बस एक ऐसे सीधे साधे और दुबले पतले शिकार की तलाश में थे जिसे वे आसानी से काबू कर सकें। तभी उनकी मुलाकात एक बेहद दुबले पतले आदमी से होती है जो जानवरों के अधिकारों के लिए नारे लगा रहा था। जब विंसेंट और सोफी जानवरों के प्रति अपना झूठा प्यार दिखाते हैं तो वह आदमी उनसे काफी इंप्रेस हो जाता है और उनकी तारीफ करने लगता है। सोफी को समझ आ जाता है कि उनका आज का टारगेट यही लड़का है। सोफी चालाकी से उससे बात आगे बढ़ाती है और उसे अकेले में मिलने के लिए पार्किंग एरिया में बुलाती है। विंसेंट और सोफी अपनी गाड़ी में बैठकर उस लड़के को मारने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके प्लान पर एक बार फिर पानी फिर जाता है। वे देखते हैं कि वह पतला आदमी पार्किंग में अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ उसके कई सारे वीगन दोस्त भी आ गए थे। पकड़े जाने के डर से विंसेंट अपना चाकू जल्दी से सीट के नीचे छुपा लेता है और वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वे वीगन्स लोग विंसेंट को आवाज देकर रोक लेते हैं। वे विंसेंट के पास आते हैं और कहते हैं, सुनो दोस्तों, आज रात हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी मीट शॉप पर अटैक करने वाले हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलो और जानवरों को न्याय दिलाओ। अब मना करने पर उन लोगों को शक हो जाता, इसलिए पकड़े जाने के डर से विंसेंट और सोफी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब विंसेंट उस मीट शॉप के सामने पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दुकान किसी अनजान शख्स की नहीं बल्कि उसी के करीबी दोस्त मार्क की थी। विंसेंट वैसे भी मार्क का इतना अच्छा चलता हुआ कारोबार देखकर अंदर ही अंदर उससे काफी जलता था। जब सारे वीगन्स मार्क की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसते हैं और तोड़फोड़ शुरू करते हैं तो विंसेंट भी बहती गंगा में हाथ धो लेता है। वह खुद कुल्हाड़ी उठाकर अपने ही दोस्त की दुकान को बहुत बेरहमी से तहस नहस करने लगता है। यह करके विंसेंट को एक अजीब सी मानसिक खुशी मिल रही थी, क्योंकि अब वह अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसका धंधा बर्बाद हुआ था। अब उसका अमीर दोस्त भी उसी की कतार में आकर खड़ा हो चुका था। मार्क की दुकान को तबाह करने के बाद जब सब लोग सुरक्षित जगह पर इकट्ठा होते हैं तो किसी बात को लेकर विंसेंट और सोफी के बीच बहस शुरू हो जाती है। विंसेंट गुस्से में सोफी को उसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ के अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब रात के सन्नाटे में सोफी को वहां अकेली खड़ी देखकर वीगन्स ग्रुप का एक दूसरा लड़का उसके पास आता है और उस पर लाइन मारने लगता है। वह सोफी से मीठी मीठी बातें करता है। सोफी भी बहुत शातिर थी। वह रोने का नाटक करती है और बहुत जल्द उस लड़के को अपनी बातों में फंसा लेती है। दोनों के दरमियान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी बातचीत में सोफी को पक्का पता चल जाता है कि यह लड़का भी एक कट्टर वीगन है और इसका शरीर भी शुद्ध मांस से भरा हुआ है। वह लड़का सोफी को उसकी कार न होने की वजह से घर ड्रॉप करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाता है। जैसे ही वे दोनों विंसेंट के घर के बाहर पहुंचते हैं
सोफी उस लड़के को किस करने के बहाने उसके पास आती है, लेकिन अचानक वह एक आदमखोर की तरह उसके होंठ और मुंह को बहुत बुरी तरह से काट लेती है। दर्द के मारे वह लड़का चिल्लाने लगता है और उसके मुंह में से काफी ज्यादा खून बहना शुरू हो जाती है। सोफी फौरन पासा पलटती है और नाटक करते हुए कहती है, ओह गॉड, मुझसे गलती हो गई, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देती हूँ। वह सीधा साधा लड़का सोफी के झांसे में आ जाता है और उसके साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। सोफी उस लड़के को लिविंग रूम में बिठाती है और तुरंत अंदर जाकर सोते हुए विंसेंट को जगाती है। वह विंसेंट के कान में फुसफुसाकर कहती है, उठो विंसेंट, बाहर हॉल में हमारा अगला शिकार बैठा हुआ है, बस तुम्हें जाकर उसे खत्म करना है। विंसेंट बाहर आता है, लेकिन उस जिंदा लड़के को देखकर उसके हाथ दोबारा कांपना शुरू हो जाते हैं। वह सोफी से कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यह देखकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। वह विंसेंट को ताना मारते हुए कहती है, तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम में मर्द वाली जरा भी हिम्मत नहीं है। याद रखो, यह आज हमारा लास्ट चांस है। अगर तुमने आज रात उसे नहीं मारा तो मैं अभी बाहर जाकर उसी लड़के के साथ सोऊंगी। यह सुनकर भी विंसेंट के अंदर पहले तो हिम्मत नहीं आती। वह सोचता है कि सोफी उसे सिर्फ उकसाने और डराने के लिए यह सब कह रही है, लेकिन सोफी तो सचमुच बाहर जाकर उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके करीब चली जाती है। अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ इस तरह देखकर विंसेंट का दिमाग पूरी तरह से सनक जाता है। गुस्से और जलन की आग में अंधा होकर विंसेंट पास में रखा एक भारी भरकम चीनी मिट्टी का फूलदान उठाता है और पीछे से जाकर उस लड़के के सिर पर दे मारता है। वह तब तक उस लड़के के सिर पर वार करता रहता है जब तक कि उसका भेजा बाहर नहीं आ जाता। इस तरह विंसेंट अपनी जिंदगी का पहला क्रूर मर्डर अंजाम देता है। अगली सुबह होती है तो विंसेंट के फोन पर मार्क की पत्नी स्टेफनी की कॉल आती है। वह रोते हुए बताती है कि बीती रात कुछ वीगन्स ने उनके स्टोर पर हमला करके उनका लाखों का नुकसान कर दिया है। विंसेंट और सोफी मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे ज्यादा तोड़फोड़ खुद विंसेंट ने ही की थी। लेकिन वे फोन पर ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो और वे मार्क के लिए बहुत दुखी हों। तभी विंसेंट की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। वह विंसेंट से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। विंसेंट के गले में थूक सूख जाता है। वह डर जाता है कि कहीं कल रात वाले मर्डर या मार्क की दुकान वाली बात पुलिस को तो पता नहीं चल गई। लेकिन जब पुलिस वाला बोलना शुरू करता है तो विंसेंट की जान में जान आती है। दरअसल उस पुलिस वाले को इन सब मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो बस विंसेंट की दुकान के ईरानी पिग मीट का दीवाना था और उसकी तारीफ करने के लिए अकेले में आया था। इसके बाद तो विंसेंट और सोफी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे अपनी दुकान में उसी तड़पाकर मारे गए इंसान का मांस बेचते हैं। उनकी शॉप के सामने अब पहले से भी ज्यादा लंबी कतारें लगी हुई थीं, जिसके चलते उनका यह सारा मीट चंद घंटों में ही खत्म हो जाता है। अब यह खेल इस कपल के लिए एक रूटीन बन चुका था। जब भी उनकी दुकान में मीट की कमी होती या ग्राहकों की डिमांड बढ़ती, वे रात के अंधेरे में निकलते, किसी न किसी वीगन को अपने जाल में फंसाते, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारते और उसका कीमा बनाकर दुकान पर बेच देते। ऐसे ही करते करते उन्होंने कई महीनों में दर्जनों लोगों को मार डाला। वे बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। उनका रहन सहन बदल चुका था। उनकी दुकान की वजह से शहर की बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके थे। इस भारी डिमांड को देखकर सोफी ने मीट की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी, लेकिन फिर भी कस्टमर्स की तादाद कम नहीं हुई। लोग ब्लैक में भी वो मीट खरीदने को तैयार थे। एक दिन विंसेंट का पुराना दोस्त मार्क उनकी दुकान पर आता है। विंसेंट अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए मार्क को वही स्पेशल मीट सर्व करता है। मार्क जैसे ही बड़े छाव से उस मीट को चबाना शुरू करता है, अचानक उसके मुंह में कोई बहुत ही सख्त और अजीब सी चीज आ जाती है। वह उसे मुंह से बाहर निकालता है। चूंकि मार्क की पत्नी स्टेफनी एक डॉक्टर थी, वह उस मेटल की चीज को गौर से देखती है और तुरंत पहचान लेती है। वह चौंक कर कहती है, यह तो एक पेसमेकर है। यह एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो किसी इंसान के दिल की धड़कन को चलाने के लिए उसके हार्ट में ट्रांसप्लांट की जाती है। यह किसी जानवर के शरीर में नहीं हो सकती। स्टेफनी विंसेंट और सोफी की आंखों में झांकते हुए पूछती है, आखिर तुम्हारे इस ईरानी पिग के मीट में एक इंसान का पेसमेकर कहां से आया? मार्क और स्टेफनी की बात सुनकर विंसेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अचानक याद आता है कि उनका जो एक शिकार था वह दिल का मरीज था, जो शिकार करते वक्त डर के मारे पहले ही बेहोश होकर गिर गया था। विंसेंट ने जल्दबाजी में उसके दिल के अंदर लगे पेसमेकर को चेक किए बिना ही उसकी बॉडी को ग्राइंड कर दिया था। अब मार्क को भी शक होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और काला धंधा चल रहा है। दोनों दोस्तों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते एक खूनी लड़ाई में बदल जाती है। गुस्से में पूरी तरह साइकोपैथ बन चुका विंसेंट जानवर की तरह मार्क के ऊपर झपटता है और उसके कान को अपने दांतों से चबा डालता है। इस भयानक खून खराबे के साथ ही उन दोनों की सालों पुरानी दिखावे की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है। लेकिन विंसेंट
को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह एक भूल आगे जाकर उन दोनों के लिए मौत का फंदा बनने वाली है। इस घटना के बाद विंसेंट का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इंसानों का मांस काटते काटते और बेचते बेचते वह अब एक बेहद खतरनाक साइकोपैथ बन चुका था। उसके दिमाग पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसानी गोश्त का भूत सवार रहता था। सोते जागते बस यही सोचता रहता था। अगले दिन दोनों एक बड़े वीगन फेस्टिवल में जाते हैं ताकि नया शिकार ढूंढ सकें। वहां घूमते हुए अचानक विंसेंट की नजर एक छोटे मोटे और स्वस्थ बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे के कोमल जिस्म को देखकर विंसेंट के अंदर का शैतान जाग जाता है। उसका दिल करता है कि वह उस बच्चे को कच्चा ही चबा जाए, लेकिन किसी तरह वह अपनी इस खौफनाक इच्छा पर काबू पाता है और उसे खुद अपनी इस सोच पर अंदर ही अंदर बेहद शर्म और घिन आने लगती है कि वह कितना गिर चुका है। वह घबराकर वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी सामने से उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड लुकस आ जाता है। लुकस दो कसाईयों को एक वीगन फेस्टिवल में देखकर हैरान रह जाता है। वह उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसी बात को लेकर विंसेंट और लुकस के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। वे दोनों चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं और वहीं पास की टेबल पर बैठा एक आदमी उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। यह आदमी कोई अनजान नहीं था, बल्कि यह वही वीगन गुंडा था जिसके साथ मिलकर विंसेंट ने अपने दोस्त मार्क की दुकान तोड़ी थी। उसे जब पता चलता है कि विंसेंट कोई वीगन नहीं बल्कि खुद एक कसाई है जिसने उन्हें धोखा दिया, तो उसका खून खौल उठता है। उसी रात विंसेंट अपनी दुकान के तहखाने में एक नई ह्यूमन बॉडी को काट रहा था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। तभी अचानक दुकान के मुख्य दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। विंसेंट सहम जाता है। वह ऊपर जाकर झांकता है तो देखता है कि बाहर वही शौकीन पुलिस वाला खड़ा है। विंसेंट डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता और अंदर से ही बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पालतू कुत्ते पर पड़ती है। वह कुत्ता तहखाने से एक कटा हुआ इंसानी हाथ अपने मुंह में दबाकर सीधे दरवाजे की तरफ आ रहा था, जहां पुलिस वाला खड़ा था। विंसेंट की धड़कनें रुक जाती हैं। वह बिजली की फुर्ती से झपटकर कुत्ते के मुंह से वो हाथ छीनता है और उसे पीछे फेंकता है। किसी तरह बात खत्म करके वह पुलिस वाले को वहां से टाल देता है। इस बार विंसेंट रंगे हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचा था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद विंसेंट पूरी तरह डर जाता है। वह सोफी से कहता है कि अब बहुत हो गया, हम यह धंधा आगे नहीं चला सकते। लेकिन सोफी को कोई डर नहीं था। इसी बहस के बीच अचानक उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड लुकस उनके घर आ पहुंचता है। लुकस दरअसल उस दिन फेस्टिवल में हुई बहस के लिए विंसेंट से माफी मांगने आया था। बातों बातों में लुकस रोने लगता है और बताता है कि वह आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में है, क्योंकि उसके कई सारे वीगन दोस्त पिछले कुछ महीनों से अचानक शहर से रहस्यमयी तरीके से लापता हो रहे हैं। उसे क्या पता था कि उसके वो सारे दोस्त विंसेंट की दुकान पर कीमा बनकर बिक चुके हैं। लुकस को अकेला और भावुक देखकर सोफी के अंदर की डायन जाग जाती है। लुकस के जाते ही वह विंसेंट से कहती है, विंसेंट, हमारा अगला शिकार यह लुकस ही बनेगा। इसके जिस्म का मीट भी बहुत टेंडर और टेस्टी होगा। विंसेंट अपनी बीवी की यह बात सुनकर अंदर तक कांप जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सोफी उससे भी बड़ी और खूंखार साइकोपैथ बन चुकी है, जो अपनी ही बेटी के सुहाग को काटने के लिए तैयार है। विंसेंट तुरंत बाहर भागता है और लुकस को धक्का देकर अपने घर से दूर भगा देता है ताकि सोफी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अगले ही दिन विंसेंट अपनी बीवी सोफी को बिना बताए एक बड़ा फैसला लेता है। वह दुकान का शटर उठाता है और बाहर खड़ी सैकड़ों ग्राहकों की भीड़ से साफ साफ कह देता है, आज से हमारी दुकान पर ईरानी पिग का मीट मिलना हमेशा के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि पीछे से सप्लाई आनी बंद हो गई है। आप लोग अपने घर जा सकते हैं। यह सुनते ही लाइन में खड़े कस्टमर्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। जो लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वे विंसेंट को गालियां देते हुए वहां से चले जाते हैं और पूरी दुकान खाली हो जाती है। जब सोफी को पता चलता है कि विंसेंट ने सारे ग्राहकों को भगा दिया है, तो वह पागल हो जाती है। वह विंसेंट का कॉलर पकड़कर लड़ने लगती है कि तुमने हमारा इतना बड़ा बिजनेस क्यों बर्बाद किया। विंसेंट बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जैकेट उठाता है और सोफी को उसी दुकान में अकेला छोड़कर बाहर निकल जाता है। विंसेंट के दुकान से जाते ही वहां अचानक एक बड़ी वैन आकर रुकती है। उसमें से वही खतरनाक वीगन्स गुंडे बाहर निकलते हैं, जिनका लीडर वही आदमी था जिसने फेस्टिवल में विंसेंट का सच सुना था। वे सब मार्क की दुकान में हुई तोड़फोड़ और धोखे का बदला लेने आए थे। वे दुकान के अंदर घुसते ही अकेली सोफी को दबोच लेते हैं। वे सोफी को कुर्सियों से बांध देते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वे उसे पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। कुछ देर बाद जब विंसेंट का गुस्सा शांत होता है और वह दुकान पर वापस आता है, तो उसे बाहर उन गुंडों की वैन दिखाई देती है। उसे किसी अनहोनी का एहसास होता है। वह तेजी से दुकान के अंदर भागता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वे गुंडे सोफी का गला काटने ही वाले थे। विंसेंट अब बिना एक सेकंड गंवाए अपने अंदर के असली कसाई को बाहर निकालता है।
वह हाथ में बड़ा चापड़ लेता है और उन गुंडों पर काल बनकर टूट पड़ता है। वह बिजली की रफ्तार से हमला करके 2 गुंडों की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी तीसरा भारी भरकम गुंडा विंसेंट पर हावी हो जाता है। वह विंसेंट को उठाता है और दीवार पर लगे एक तीखे मीट हुक यानी गोश्त टांगने वाले लोहे के हुक पर विंसेंट की पीठ को बेरहमी से लटका देता है। विंसेंट दर्द से चीखने लगता है। अपनी पति को मरता देख सोफी अपनी पूरी ताकत लगाती है और किसी तरह अपनी रस्सियां खोल लेती है। वह टेबल पर पड़ा एक दूसरा नुकीला हुक उठाती है और पीछे से जाकर उस गुंडे की सीधी आंख में पूरे बल के साथ घुसा देती है। हुक दिमाग के पार हो जाता है। वह गुंडा तड़पकर वहीं ढेर हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ खून और लाशें बिखरी हुई थीं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस खूनी खेल का अंत बहुत ही भयानक होता है। विंसेंट और सोफी ने जिन लोगों को मारा था उनके सबूत वे पूरी तरह गायब नहीं कर पाए थे। विंसेंट का पुराना दोस्त मार्क अपनी पत्नी के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस जब जांच करती है तब सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए कोर्ट बिना रहम किए उस खूनी जोड़े को फांसी की सजा सुना देता है और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है।